नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत और अभिनंदन आपका ज्ञान विहार क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में अपन ने दांत डिस्कस किए थे, जिसमें अपन ने दांत के 4 प्रकार पढ़े थे। अरे कौन कौन से पढ़े थे? कृतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक पढ़े थे। कौन से पढ़े थे? और उसके बाद में अपन ने शायद आपको याद हो क्या, इसके बाद में अपन ने 2 और प्रकार भी बताए थे आपको मैंने। अरे कौन से बताए थे? कुछ अस्थाई होते हैं, कुछ स्थाई होते हैं, कुछ अस्थाई होते हैं, कुछ स्थाई होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अस्थाई की संख्या कितनी लिखी थी अपन ने? 20 लिखी थी अस्थाई की। स्थाई की कितनी लिखी थी? अरे 12 लिखी थी। कितनी लिखी थी? 12 लिखी थी। अगर मैं टोटल करूं तो कितना हो जाएगा? अरे 32 हो जाएगा। कितने 4 लिखे थे याद हो आपको? कृतक काम क्या करते थे? काटने का। कृतक का काम क्या था? काटने का था। और उसके बाद दूसरा क्या था? रदनक। रदनक का काम क्या था? चीरने का। रदनक का काम क्या था? चीरने का। तीसरा क्या था? अग्र चवर्णक। और चौथा था अपने चवर्णक। इन दोनों का काम था भोजन को क्या? चबाना। तो कृतक का काम काटने का, रदनक का काम चीरने का और अग्र चवर्णक और चवर्णक का चबाने का। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, हाथी के जो बाहर के दांत होते हैं, आपने देखा होगा हाथी के 2 दांत बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, वो ऊपरी जबड़े के कृतक होते हैं। क्या होते हैं वो? ऊपरी जबड़े के कृतक होते हैं। इंसिजर्स ऑफ अपर जॉ। कौन से? हाथी के जो बाहर के दांत होते हैं वो ऊपरी जबड़े के क्या होंगे? कृतक होंगे। तो ये काटने का काम हो गया, ये चीरने का, और बाकी दोनों का काम क्या है? चबाने का। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके लिए मैं आपको दांत का संरचना दिखाता हूं, दांत का स्ट्रक्चर अपन देखेंगे कि एक दांत के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ऑपरेशन भी करते हैं ना, तो कैसे करते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अपन देखते हैं। चलिए, ये है, देखो, ये है अपना दांत। बीच में लाऊं दांत को, ये लीजिए। अब तो नजर आ रहा होगा। तो ये है दोस्तों अपना दांत। इसके 2 भाग होते हैं, एक तो ये ऊपर पहला भाग और ये दूसरा। इसको रूट वाला भाग बोलते हैं, जड़ बोल सकते हो आप, और ये अपर क्राउन बोलते हैं। 2 भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग कहलाता है क्राउन और दूसरा ये नीचे वाला भाग कहलाता है रूट। क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। कभी कभी आपने देखा होगा रूट कैनाल सर्जरी की जाती है। रूट कैनाल सर्जरी की जाती है, इसलिए दांतों को बेहोश किया जाता है। और दांतों को बेहोश करने में दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड का काम लिया जाता है। किसका काम लिया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का काम लिया जाता है। तो ये जो अपने दांत है, ये सिंगल दांत है, ये अंदर देखो जड़ों में धसा हुआ है। जो अपने दांत होते हैं नीचे जबड़े के अंदर धसे हुए हैं। ऊपर वाला पार्ट तो क्राउन कहलाता है, नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इसमें जड़ कहलाएगा या रूट कहलाएगा। अब इसमें दांत में 2 मेन भाग होते हैं, एक होता है इनेमल और एक होता है डेंटिन। क्या होगा? 2 मेन भाग होंगे। मैं इसको हटा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना थोड़ा सा। ये लिखा हुआ है इधर, आपको इतना तो दिख ही रहा होगा। तो हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे दांत के कितने भाग होते हैं? मेनली 2 भाग जिससे दांत बना होता है। पहला होता है डेंटिन और दूसरा होगा इनेमल। पहला होगा डेंटिन, दूसरा होगा इनेमल। अब यहां देखो डेंटिन कौन सा है, इनेमल कौन सा है।
आराम से आपको नजर आ रहा होगा, देखना मैं ब्लैक से नजर कर रहा हूं इसमें। ये जो ब्लैक मैंने पूरा पार्ट किया है, ये पूरा पार्ट ही क्या है, डेंटिन है। क्या है ये, डेंटिन है। और उसके बाद अपन को क्या देखना है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, इनेमल होता है। ये है आपका इनेमल, ये अंदर वाला जो भाग होगा ये इनेमल होगा। क्या कहलाएगा, ये इनेमल कहलाएगा, ये जो अंदर वाला भाग है। ठीक है, तो ये दो मेनली अपने काम के हैं, बाकी ये आप ज़्यादा पढ़ोगे तो ये MBBS वगैरह BSc में पढ़ने को मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें होती है, दांतों के अंदर भी सप्लाई होता है ब्लड का, ये देखो ब्लड सप्लाई है ये। और ये होती है रूट कैनाल, ये अंदर जो कैनाल होती है इसका सर्जरी होती है, रूट कैनाल, ये रूट कैनाल होती है। तो अपने दो ही काम के हैं, ध्यान रखना, एक डेंटिन और दूसरा इनेमल। पहला डेंटिन, दूसरा इनेमल। तो डेंटिन जो होता है वो दांत का सर्वाधिक भाग होता है, दांत का सर्वाधिक भाग होगा क्या, डेंटिन। और हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होगा, इनेमल होगा। क्या होगा, इनेमल होगा। तो ध्यान से ये देख लीजिए, आप आराम से इसका फोटो खींच लीजिए, खींच लिया होगा फोटो। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, वापस लिख देता हूं मैं। पहला भाग क्या था, डेंटिन, दांत का सर्वाधिक भाग, दांत का सर्वाधिक भाग कौन सा होगा, डेंटिन होगा। अरे कौन सा होगा, डेंटिन होगा। उसके बाद क्या था, इनेमल। क्या था, इनेमल था। ये होता है हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो इनेमल होता है। और इनेमल बना हुआ किसका होता है, इसको याद रख लेना, भूलना नहीं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, Ca3PO4 होल ट्वाइस। क्या लिखा है, Ca3PO4 होल ट्वाइस, या इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। इनेमल किसका बना हुआ होगा, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होगा, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होगा। कौन, इनेमल। सर्वाधिक भाग कौन सा होगा, डेंटिन होगा। कौन सा होगा, डेंटिन होगा। उसके बाद आपसे अगर क्वेश्चन पूछ भी ले तो आप आराम से इसको याद करके बता देना कि दांतों में मुख्य तत्व, अरे कौन सा आ जाएगा, कैल्शियम। कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम। अब उसके बाद एक और नाम सुना होगा, दंतशय। दंतशय क्या होता है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से फ्लोरोसिस रोग हो सकता है, जिसकी वजह से दांत पीले पड़ जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। तो पानी में आपने देखा होगा, हमारे राजस्थान का जो इधर जोधपुर के साइड में जालोर पाली वगैरह का जो बेल्ट है, यहाँ पर पानी
में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है तो उनके ज़्यादातर दांत पीले वगैरह रहते हैं और कमज़ोर भी होते हैं, क्योंकि उसमें पानी में किसकी मात्रा अधिक है? अरे किसकी मात्रा अधिक होगी दोस्तों? फ्लोराइड की मात्रा अधिक होगी। किसकी मात्रा अधिक होगी? फ्लोराइड की मात्रा अधिक होगी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको मत भूलना। बहुत बार पूछा जा चुका है, एसएससी के अंदर भी इसको पूछा गया था। किसको? ये अभी लॉकडाउन से जस्ट पहले जो एसएससी के 2 दिन एग्जाम हुए थे, उस एग्जाम में ये पूछा गया था सूत्र सीधा कि इनेमल किन मिलावट होता है? इनेमल किस चीज का बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होगा? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। याद रह जाएगा। चलिए, ये तो थे हमारे दांत से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, मेंशन कर देंगे उसको भी अपन कहीं ना कहीं, तो एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब एक आपने नाम सुना होगा अकलडाड, या जिसको अपन विजडम टूथ बोलते हैं। ये विजडम टूथ क्या होता है? 18 साल की उम्र के बाद आता है। ये विजडम टूथ जो होता है वो 18 साल की उम्र के बाद आता है, इसलिए अपन इसको विजडम टूथ कहते हैं, अकलडाड कहते हैं। ध्यान रखना, ये कौन सा होता है? थर्ड मोलर होता है। कौन सा होता है? थर्ड मोलर होता है। तो ध्यान रखना, अपन लिख देता हूं, मैं इसी को हटा रहा हूं ऊपर वाले को, एक बार एक लाइन आप इसी में लिख लीजिएगा। क्या बोलेंगे अपन इसको? अकलडाड या विजडम टूथ। अकलडाड या विजडम टूथ बोलेंगे। ये कौन सा होता है? थर्ड मोलर। अरे तीसरे नंबर का जो चवर्णक होता है उसे अपन कहेंगे क्या? अकलडाड। 18 वर्ष की आयु के बाद आता है, ठीक है। तो ये है अपने अकलडाड। चलिए, अब अपन पढ़ते हैं हमारी लार ग्रंथियां। और लार ग्रंथियां कितनी होती है? 3 होती है। तो ये ध्यान से देखना, कितनी होगी हमारे? 3 लार ग्रंथियां होगी। 3 लार ग्रंथियां। तीन कौन कौन सी? सबसे पहली जो लार ग्रंथि है, सबसे पहली जो लार ग्रंथि है वो देखो यहां पर है। ये जो नाम है ये है सबलिंगुअल। क्या है? सबलिंगुअल। लिंगुअल का मतलब होता है जीभ से, और जीभ है सब का मतलब है नीचे, मतलब जीभ के नीचे जो उपस्थित होती है वो ग्रंथि होती सबलिंगुअल होगी। कौन सी होगी? सबलिंगुअल होगी। उसके बाद सेकंड अपन बात करें तो सेकंड हमारे कौन सी होगी? सेकंड देखो दोस्तों, यहां पर है ये, इसका नाम है सब मैंडीबुलर। क्या नाम है इसका? सब मैंडीबुलर है। जबड़ा, मैंडिबल जो होता है वो हमारा जबड़ा होता है, और जबड़े के यहाँ नीचे जो उपस्थित होगी वो कौन सी ग्रंथि होगी? सब मैंडीबुलर होगी। और तीसरी कौन सी? ये देखो, नजर आ रहा है? चलिए, नजर नहीं आ रहा तो वापस दूसरे कलर से देख लेते, टेंशन नहीं लेनी अपनी। यहां अब तो नजर आ रहा होगा। ये है अपनी कौन सी? पैरोटिड।
कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि। तो ये 3 लार ग्रंथियां हैं। सबसे पहली सब लिंगुअल है, दूसरी सब मैंडिबुलर है और तीसरी कौन सी होगी? ध्यान से देखना, तीसरी है हमारे पैरोटिड। और ये पैरोटिड ग्रंथि जो है सांपों में जहर ग्रंथि के रूप में विकसित होती है। और देखो तीनों में साइज में देखना आप, साइज में भी कौन सी नजर आ रही है? बड़ी, पैरोटिड। कान के पास में उपस्थित होती है। कहां पर उपस्थित होगी? कान के पास में उपस्थित होती है। तो ये है हमारी तीनों ग्रंथियां। और तीनों का काम क्या होगा? तीनों का काम तो एक ही है, क्या स्त्रावित करना? लार स्त्रावित करना। क्या स्त्रावित करना? लार स्त्रावित करना। सबसे पहली ग्रंथि की बात करते हैं अपन, सबसे बड़ी, पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथि। और पैरोटिड ग्रंथि में सबसे पहला पॉइंट लेते हैं अपन, क्या? सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखना, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे बड़ी लार ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होगी? पैरोटिड होगी। दूसरा, कहां पर? कान के पास उपस्थित होती है। कान के पास उपस्थित होती है। नंबर 3, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा, इसे चिक ग्लैंड भी कहते हैं। इसे चिक ग्लैंड भी कहते हैं। किसको? इसको, पैरोटिड ग्रंथि को चिक ग्लैंड भी कहते हैं। चौथा, सांपों में यह ग्रंथि विष ग्रंथि के, सांपों में यह ग्रंथि विष ग्रंथि के रूप में विकसित होती है। तो सांपों में ये जो ग्रंथि होती है किस रूप में विकसित होगी? विष ग्रंथि के रूप में विकसित होती है, या जहर ग्रंथि के रूप में विकसित होती है। कौन सी? पैरोटिड। याद रहेगा? तो ये थी हमारी कौन सी ग्रंथि? सबसे पहली, सबसे बड़ी कौन सी? पैरोटिड ग्रंथि। चलिए सेकंड बात करते हैं अपन। सेकंड बात करते हैं अपन कौन सी ग्रंथि की? अब इनमें सिर्फ एक नाम लिखना है। दूसरी थी अपने कौन सी? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्या होगा? सबलिंगुअल। अरे लिंगुअल का मतलब था कहां? यह ग्रंथि जीभ के नीचे उपस्थित होती है। यह ग्रंथि जीभ के नीचे उपस्थित होती है। कौन सी? सबलिंगुअल। कौन सी? सबलिंगुअल। उसके बाद में तीसरी सब मैंडिबुलर। कहां पर?
यह ग्रंथि जबड़े के नीचे उपस्थित होती है। ठीक है, तो सब लिंगुअल हो गई जीभ के नीचे, सब मैंडिबुलर हो गई जबड़े के नीचे, पैरोटिड हो गई हमारे कान के पास में। कहाँ हो गई? कान के पास में होती है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं क्या कि ये लार ग्रंथियां काम क्या करती है। तो लार ग्रंथियां दोस्तों लार स्त्रावित करती है। क्या स्त्रावित करती है? कि लार ग्रंथियां लार स्त्रावित करती है। लार ग्रंथियां लार स्त्रावित करती है। कौन सी? ये जो 3 ग्रंथियां हैं। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं, अब ये जो लार होती है, अपनी हेडिंग क्या है? लार। लार से 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मात्रा कितनी होती है? 1.5 लीटर प्रतिदिन। कितनी होती है? 1.5 लीटर प्रतिदिन होती है। किसकी? लार की। दूसरा, लार जो होता है, लार को अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। देखिए, लार में 99% तो आपको क्या मिलेगा? जल मिलेगा। क्या मिलेगा? जल ही मिलेगा। और 1% जो भाग होगा उसमें आपको एंजाइम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एंजाइम मिलेंगे। तो लार की मात्रा होती है 1.5 लीटर और इसका पीएच होता है वो 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8। स्लाइटली एसिडिक, हल्का क्षारीय होगा। तो एंजाइम होते हैं और एंजाइम भी 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। एक तो होता है लाइसोजाइम, एक तो क्या होगा? लाइसोजाइम होगा, और दूसरा होगा टाइलिन। एक लाइसोजाइम जो क्या करेगा? ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरियोसिडल, मतलब है जीवाणुओं को नष्ट करेगा। जीवाणुओं को नष्ट करेगा। कौन? लाइसोजाइम करेगा। और उसके बाद में कौन? टाइलिन क्या करेगा? स्टार्च का पाचन। क्या करेगा? स्टार्च का पाचन। क्या करेगा? स्टार्च का पाचन। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर नीचे मत लिखो, थोड़ा ऊपर लिखो। चलिए आपके लिए ये कर देता हूं मैं। ठीक है, नजर आ रहा है? तो लार हो गई, मात्रा कितनी हो गई? 1.5 हो गई। कितनी हो गई? 1.5 हो गई। उसके बाद में 2 भाग होते हैं लार के। 99% तो क्या होगा? 99% जल होगा। 1% क्या होगा? एंजाइम होगा। एंजाइम भी 2, एक लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन। लाइसोजाइम क्या करेगा? जीवाणुओं को नष्ट करेगा, और टाइलिन क्या करेगा? स्टार्च का पाचन करेगा।
अब आप क्या करिए, अपन देखते हैं कि लार का पीएच होता है कितना होगा, और उसके बाद में ये टाइलिन क्या करता है, क्या करता है, टाइलिन क्या करेगा, अपन इसको देखेंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं एंजाइम की। और एंजाइम के अंदर अपना इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला वही है टाइलिन। इंग्लिश में इसका बहुत ही अच्छा नाम है, बोलते टाइलिन ही है लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, पी साइलेंट है, और अपनी भाषा में कहते तो पटाइली। अरे क्या कर ली, पटाइली। तो टाइलिन एंजाइम है, ये क्या करता है, इसका काम होता है, ये जो क्या करता है, स्टार्च होता है, स्टार्च को क्या करेगा, ये स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोज में। किस में कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में करेगा। तो देखिए स्टार्च क्या था, याद हो आपको, एक तरह का पॉलीसेकेराइड था। क्या था, पॉलीसेकेराइड था, पढ़ा था अपन ने, अरे भूलना नहीं, अभी तो एक क्लास पहले ही था। तो स्टार्च क्या था, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड था, और इसमें बीच में एंजाइम कौन सा आएगा, टाइलिन आएगा, और ये टाइलिन इसको किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता, और ये माल्टोज क्या था, डाइसेकेराइड। पहले वाली क्लास में बताया था कि हमारे शरीर में कभी भी पॉलीसेकेराइड का पाचन नहीं होता है, पॉली को तोड़ना पड़ेगा डाई में, डाई को तोड़ना पड़ेगा मोनो में, और मोनो टूटने के बाद हमारे शरीर को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि स्टार्च का पाचन कहां से शुरू होता है, तो ध्यान रखना स्टार्च का पाचन शुरू होता है मुख से। और ये एग्जाम एसएससी के 19 मार्च को जो एग्जाम था, उस दिन ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 30% स्टार्च का पाचन कहां हो जाता है, मुख में हो जाता है। किस एंजाइम के कारण हो जाएगा, तो किस एंजाइम के कारण हो जाएगा, ध्यान रखना, टाइलिन के कारण हो जाएगा। किसके कारण हो जाएगा, टाइलिन के। तो इसमें अपन पॉइंट लिखेंगे 30% स्टार्च का पाचन मुख में हो जाता है। कहां हो जाता है, मुख में हो जाता है, और किस एंजाइम के द्वारा होगा, टाइलिन एंजाइम के द्वारा। और किसी भी पोषक तत्व का पाचन मुख में शुरू नहीं होगा। अब एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं अपन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ ले कि पाचन कहां से शुरू होता है, पाचन कहां से शुरू होता है, तो अपना आंसर क्या रहेगा इसमें, मुख। दूसरा क्वेश्चन, स्टार्च का पाचन कहां से शुरू होगा, तो भी आंसर क्या जाएगा, मुख। या ये क्वेश्चन उल्टा पूछ सकते हैं कि मुख में किसका पाचन शुरू होगा, तो आंसर भी, तब भी आंसर अपना क्या रहेगा, स्टार्च। तीसरा क्या रहेगा कि प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन कहां होता है।
तो प्रोटीन का पाचन शुरू तो आमाशय में हो जाता है, शुरू तो आमाशय में हो जाता है, लेकिन पूरा कहाँ होता है? छोटी आंत में होगा। पूरा कहाँ पर होगा? छोटी आंत में होगा। तो ये था अपने सिर्फ पहला पार्ट पाचन तंत्र का। कौन सा? सिर्फ पहला पार्ट, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा? जिसमें अपन ने पढ़ा कि सिर्फ दांत क्या होते हैं, कितने होते हैं, किससे मिलकर बने होंगे। उसके बाद अपन ने पढ़ी लार ग्रंथियां, और अब लास्ट अपना इसमें आएगा कौन सा? जीभ। वो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफी है, बाकी अपन करेंगे